किसका होगा राज तिलक? कौन करेगा घात, कौन भीतर घात? जनता का क्या होगा फैसला? देखिए मध्य प्रदेश की सत्ता का संघर्ष। महाउपचुनाव आशुतोष के साथ स्वदेश न्यूज पर दिन भर। तो मध्य प्रदेश के महाउपचुनाव की महाकवरेज स्वदेश न्यूज पर लगातार जारी है। मतदान चल रहा है और जिस तरह के प्रतिशत आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड यानी कि बम्पर वोटिंग की ओर इशारा कर रहे हैं। लगभग 50 के आसपास जो है वोटिंग परसेंटेज पहुंच चुका है और 6 बजे तक वोटिंग चलेगी तो माना जा रहा है कि प्रतिशत और भी बढ़ सकता है। निश्चित तौर पर बेहतर लोकतंत्र के लिए एक बेहतर संकेत है। लेकिन यह मतदान क्या कुछ शो कर रहा है, किस ओर इशारा कर रहा है और कौन कौन सी पार्टी जो है इसमें अपनी संभावनाएं तलाश रही हैं, कौन कौन से प्रत्याशी इसमें अपने जीत के अवसर तलाश रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बेहद ही खास पैनल इस समय हमने स्टूडियो में आमंत्रित कर रखा है। मैं उनका तारुफ आपसे करा देता हूं। मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से दुर्गेश केसवानी जी। दुर्गेश जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से भी दुर्गेश शर्मा जी मौजूद है, दोनों का नाम दुर्गेश है। दुर्गेश शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक श्री ओपी श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। ओपी श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले श्रीवास्तव जी मैं आपसे ही मैं सवाल लेना चाहूंगा, बाद में दुर्गेश दुआ जी से मैं सवाल पूछूंगा। किस तरह से आप इस पूरे महा उपचुनाव को देखते हैं? आपने कई चुनावों की कवरेज की है, कई आपने सत्ताओं को परिवर्तित होते हुए देखा है, कई सरकार बनते हुए देखी है। ये उपचुनाव किन मायनों में अलग है? क्या कुछ आपने पूरा अलग देखा है इसमें? ये बस ये कि 48 साल की मेरी पत्रकारिता जीवन में अपने ही प्रदेश में इतना बड़ा उपचुनाव जिसमें एक साथ 28 सीटों का फैसला होने जा रहे हैं। आज शाम को 6 बजे तक मतदान पूरा हो जाएगा। पहले कभी 1 या 2 या 4 सीट तक मैंने देखा है, उसके अलावा नहीं देखा। और इन चुनावों के लिए किसको जिम्मेदार ठहरा जाए और किसको नहीं ठहराया जाए, इसको लेके एक लंबी बहस चल रही है। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर माधवराव सिंधिया को कांग्रेस ने साथ लिया होता तो शायद ये चुनाव टाले जा सकते हैं। ज्योतिराज सिंधिया है जो ज्योतिराज सिंधिया, वो उनके पिताजी और बेटे दोनों चला जाता है। उन्हें भी शायद साथ नहीं पाई थी कुछ समय के लिए कांग्रेस पार्टी ने, छोड़ी थी कांग्रेस। अगर साथ लिया जाता, क्योंकि उनको लगातार केंद्र स्तर पे हमेशा नीचे दिखाने वाली बात हो रही थी, तो उन्होंने बड़ा सोच समझ के बड़ा ठंडे मन से, ये कुछ जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया। ये 5 साल में फैसला हुआ है। 5 साल के बाद फैसला लेने के बाद उन्होंने कांग्रेस से टाटा की और वो बीजेपी में पहुंच गए। और बीजेपी में पहुंचने के बाद हो सकता है उनकी ये इच्छा हो कि मैं मंत्री बनूं, और वो बन गए। हालांकि मंत्री बनाया कांग्रेस ने नहीं बनाया, लेकिन हो सकता है कांग्रेस ने जो विभाग उनको दिया उससे वो संतुष्ट ना हो। उनके इस्तीफा दे के बीजेपी में जाने के बाद उनके जितने भी खास लोग थे जो विधानसभा में सदस्य थे, उन लोगों ने भी बीजेपी को दामन थाम लिया, वो कांग्रेस से टाटा कर लिया। अब इसके पीछे ये कहा जाता है कि साहब वो तो बड़ी खरीद फरोख्त हुई है। खरीद फरोख्त हुई है नहीं हुई है, किसी के पास कोई सबूत नहीं है। सबूत अभी तक नहीं है। सबूत किसी के पास नहीं है खरीद फरोख्त का हुई है। क्योंकि एक बार खरीद फरोख्त हुई थी तो वो उसमें आपको याद होगा कि वो छत्तीसगढ़ के एक बड़े नामी नेता थे बीजेपी के, दिलीप सिंह जो थे। हाँ, वो समझ लो आप। उन्होंने कहा था पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। जी, मुँछों पे दाव देके, मुँछों पे दाव देके कहा था। तो उसी के अनुसार अगर उसी की तरीके कोई अभी हुआ हो तो हुआ हो, लेकिन वैसे कोई प्रूफ ना तो बीजेपी के पास है, ना कांग्रेस के पास है, ना समाजवादी के पास है और ना बहुजन के पास है। तो इस चुनाव के पीछे फिगर भी बदलता रहता है, कभी 35 करोड़ आता है, कभी 50 करोड़ आता है। कभी इस तरह के फिगर बदलते रहे, फिगर बदलते रहते हैं। मैं नहीं समझता 35 तो 40 करोड़ एक आदमी को दे रहे हैं तो 28 आदमी का फिगर कहाँ पहुँचेगा? 28 आदमी का तो अरब में ही पहुँच रहा है मेरे हिसाब से। तो अरब में 1 अरब रुपया खर्च करना बड़ा टिपिकल बात होती है। और जब देख रहे हो कि पग पग पे आपके पीछे पुलिस लगी हुई है, पग पग पे आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, चुनाव आयोग भी लगा हुआ है, और उसमें आपने इतना पैसा दिया हो वो मैं नहीं समझता। और उससे ज़्यादा तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। ये मेरे दोनों सहयोगी, मेरे दोस्त जो है दोनों पार्टियों के, ये कुछ बताएंगे।
मैं पूछ लेता हूँ ना आपकी तरफ से साहब, ये 35 करोड़ का जो फिगर है दुर्गेश शर्मा जी, 35 करोड़ का फिगर ओपी श्रीवास्तव जी भी और कहीं हमारे दर्शक भी और मैं भी शामिल हो जाता हूँ आपके साथ में कि 35 करोड़ हो या 50 करोड़ रुपये हो, ये आरोप लगते हैं और सियासत में आरोप लगने भी चाहिए, लगते भी रहते हैं। इसमें कोई कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं कि जो आरोप लगा रही हो, लेकिन इसकी कभी वास्तविकता परखने की आप लोगों ने कोशिश की हो? कोई जांच या कोई एजेंसी की शिकायत की हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शिकायत की हो कि छापे मारे जाएं, कुछ लिखित शिकायत की हो, ऐसा कुछ? आशुतोष जी, आप एक कहे आप कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये कह रहे हैं कि साहब सबूत नहीं मिले। अरे सबूत की जरूरत क्या है, सामने दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति मेरे साथी हैं जो बगल में बैठे हुए हैं यहाँ पर डिबेट में, बरसों से भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, करते रहिए। और एक वो व्यक्ति है जिसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करता है, राज्यसभा सदस्य बन जाता है। एक 14 ऐसे लोग जो विधायक नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी उनको मंत्री बनाती है। दुर्गेश केसवानी मंत्री क्यों नहीं बना? क्यों नहीं आप या मैं या किसी और आम मध्य प्रदेश के नागरिक को बुलाकर मंत्री बनाया गया? क्योंकि हमारा और आपसे या केसवानी का कोई सौदा नहीं है पार्टी के संग, किसी भी दल के साथ। एक सामान्य तौर पे 14 लोग जिनका कोई अभी ये कहूंगा कि विधायकी नहीं है या मंत्री बनने की हैसियत नहीं है या उनके पास वो मादा उस समय ताकत नहीं है जिससे मंत्री बने, जो नियम कायदा कानून कहता है कि बिना विधायक बने मंत्री नहीं बनना। तो ये बात ये बताती है कि ये सौदे में बने हैं। अब जब मंत्री पद का सौदा हुआ है, पैसे का लेन देन भी हुआ है। ये बात सही है कि मैं और आप, इमरती देवी जी ने आरोप ये भी लगाए कि कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो 5-5 लाख रुपए विधायकों को देते थे जी। क्या इसमें भी सच्चाई है? आदरणीय आशुतोष जी, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के एक और दूसरे प्रत्याशी, एक प्रत्याशी इमरती देवी, दूसरे प्रत्याशी ने स्पष्ट कहा इमरती देवी लेती होंगी देती होंगी, मुझे तो कभी नहीं मिले, क्योंकि वो कांग्रेस के उस समय विधायक थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक प्रत्याशी हैं, और हो सकता है कि मंत्री हो या मंत्री बनने वाले हों या जो भी उनके सौदे हुए हों, पर ये तो एक ही घर में से प्लस और माइनस दोनों चीजें आई हैं। अच्छा दुर्गेश जी, एक सवाल और मैं आपसे लूंगा दुर्गेश शर्मा जी से। शर्मा जी, जैसा कि अभी ओपी श्रीवास्तव जी ने कहा कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को संभाल लिया होता, तो कभी कभी एज ए पार्टी प्रवक्ता, क्योंकि मेरी आपसे औपचारिक अनौपचारिक चर्चा होती रही है, और क्या एक प्रवक्ता के तौर पर, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर कभी आपको लगता है कि यार ये चूक हो गई, वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अगर मना लिया जाता तो सरकार बनी रहती? आशुतोष भाई, बहुत सारी बातें हैं। केंद्र में सरकार है और यस बैंक भी है। केंद्र में सरकार है तो सरकारी जमीनों पे अवैध कब्जे भी है। यह मध्य प्रदेश में ही नहीं, विदेश में कई जगह। केंद्र में माननीय मोदी जी, यस बैंक बोला सर, वो क्या है? अरे नहीं, कहीं ना कहीं सब बातें निकल के एक दूसरे से लिंक होती हैं। क्या है कि यस बैंक का क्या है? ये सिंधिया जी से जुड़ के क्या मामला है, ये सब यदि उस चीज की जांच कराई जाए या उस मामलों को खुलासा किया जाए, समझ में आ जाएगा। अब रही कि कांग्रेस ने क्यों नहीं साधा, क्या करते साधने के लिए? वो हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे उस समय राहुल गांधी जी के साथ में सेकंड नेता के रूप में देश में काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में महामंत्री प्रभारी, महाराष्ट्र में प्रभारी, ऐसे कई जगह, और मध्य प्रदेश के अंदर तो पूरी तरह चुनाव में वो एक अपनी अहम भूमिका में थे। सरकार बनवाने में या सरकार बनने में हम सब ने मिलकर जो प्रयास किए उसमें एक अहम रोल था। और क्या सम्मान और क्या चीज चाहिए थी? उनके 8 विधायक मंत्री थे। और अब वो ये कहें कि मेरे साथ के दोस्तों को या मेरे मित्रों को सम्मान नहीं मिला, तो भाई कैबिनेट मंत्री थे। अब यदि वो ये कहें कि उनको क्या चाहिए था, तो वो उनको खुल के बोलना चाहिए। आके कहीं आज तक उन्होंने बोला कि मैंने कांग्रेस से ये मांगा और कांग्रेस ने मुझे ये नहीं दिया? ये तो समाज में लोगों ने या भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया हुआ है कि उनको सम्मान नहीं मिला। भैया कौन सा सम्मान, कौन सा चीज जो उनको नहीं मिली, वो तो बोलेंगे मुझे ये नहीं दिया। पार्टी के अंदर पूरे देश में सबसे ताकतवर नेता
पार्टी के अंदर अपने आप में एक वजूद वाला नेता जो बहुत कुछ करने कराने की क्षमता रखता था। आज क्या स्थिति है? सांसद हैं राज्यसभा के, पर क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर मध्य प्रदेश से हटके, मध्य प्रदेश में तो अभी उनके सौदे चिट्ठी चल रही है, सौदे चिट्ठी खत्म हो जाएगी, उसके बाद में देखेंगे 10 तारीख के बाद में उनके कितने प्रत्याशी उनके जीतते हैं। मुझे तो नहीं दिख रहा उनके कोई प्रत्याशी जीते। फिर वो ये कहते दिखेंगे कि भाजपा के लोगों ने मेरे संग गद्दारी कर दी, मेरे लोगों को हरा दिया। अरे भैया, आपने जनता के संग गद्दारी कर दी। जनता ने वोट दिया कांग्रेस के प्रत्याशी को। दुर्गेश केसवानी जी को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया था। एक चीज बता दूं आदरणीय, मध्य प्रदेश के अंदर जो ये चुनाव है उस चीज के लिए जो संविधान ने, लोकतंत्र ने और हिंदुस्तान के संवैधानिक व्यवस्था में हमको जो एक ताकत मिली है, सिर्फ एक ऐसी ताकत है जिसका उपयोग हम अपने मन से, अपने लिए और अपने द्वारा कर सकते हैं और गुप्त रूप से कर सकते हैं। जवाब किसी को बताना जरूरी नहीं है। वो है मतदान, वो महादान मतदान। अपना नेता चुनना, देश की सरकार चुनना, सारा काम हमको करना है। और हमारे मतदान को धोखे से, चोरी से, लूट के, डकैती करके, झपट के, खरीद कर भारतीय जनता पार्टी ने गद्दारी करी है। उसके जवाब में ये चुनाव हो रहा है। ठीक है, दुर्गेश केसवानी जी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई चुनाव इसलिए हो रहे हैं, लेकिन मेरा इसमें आपसे मैं सवाल लूं उससे पहले मेरे कहना है कि राइट टू रिकॉल को भी लेकर लगातार चर्चा चलती रही इस देश में कि भाई अगर हमने मान लीजिए किसी प्रत्याशी को चुनकर भेजा और वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो राइट टू रिकॉल जनता के पास में एक ऐसा अधिकारी भी होना चाहिए कि उसको 5 साल तक इंतजार न करना पड़े, उसको बीच में भी जनता उसको वापस बुला सके। अगर प्रत्याशी को अगर ऐसा फील होता है कि वो जनता के काम नहीं कर रहा है और वो अगर दुर्गेश शर्मा जी अगर वो ऐसा फैसला लेता है कि भाई मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, मैं जनता की अपेक्षा पे खरा नहीं उतर पा रहा हूं, और वो सुओ मोटो अगर ये फैसला लेता है और उसे लगता है कि दूसरी पार्टी में जाकर मैं अच्छा काम कर सकता हूं, तो ये ऐसा उनका मानना है। अब जनता अगर उससे इत्तेफाक नहीं रखती है, जनता अगर उससे इत्तेफाक नहीं रखती, चुनाव में हरा देगी। मैं आशुतोष जी, मैं दुर्गेश केसवानी जी, चूंकि दुर्गेश शर्मा जी ने 2 बड़ी बातें यहाँ पे की है कि भाई आपने जो है खरीदा है, खरीद फरोख्त की बात ओपी श्रीवास्तव जी ने शुरुआत यही की थी कि ये कहाँ से शब्द आ रहा है 35 करोड़ 50 करोड़, ये पैसे आए तो कहाँ हैं और जांच क्यों नहीं की जाती, क्योंकि ये बोला जा रहा है लोकतंत्र को लेकर विज्ञ है। क्या आपकी पार्टी का सही में मानना है कि आप लोगों ने इस तरह से खरीद फरोख्त की है? क्या जवाब देंगे आप पर? ओपी श्रीवास्तव जी की संशय का निवारण कीजिए और दुर्गेश शर्मा जी के सवालों का जवाब दीजिए सर। देखिए आशुतोष जी, दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं। उनके माध्यम से ही अभी कुछ समय पूर्व जब 2018 में 10 करोड़ रुपए खरीद फरोख्त की बात की गई थी, 2019 में वो 35 से 40 करोड़ रुपए पहुंच गई, और अभी चुनावों में जब वो जनता के बीच जा रहे हैं तो 6300-6400 की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस बाकी सब चीज़ों पे ध्यान दे रही है, पर इन 3 बातों पे ध्यान नहीं दे पाई कि एक जनप्रतिनिधि का जनता के प्रति उसका एक जवाबदेही होती है, और जब वो 100 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर चल के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के पास आता था तो कमलनाथ जी को उनसे मिलने का समय नहीं रहता था। मीडिया के समक्ष आके उन सभी विधायकों ने, क्योंकि विधायकों की जवाबदेही अपनी जनता के, अपने क्षेत्र के प्रति है, उस क्षेत्र के विकास के लिए वो कटिबद्ध हैं। उस विकास की बात करने के लिए जब वो कमलनाथ जी से समय मांगते थे तो कमलनाथ जी कहते थे चलो चलो हो गया। निश्चित ही मेरे मित्र हंस रहे हैं उस बात को लेके, हंसी ठटोली में ही, क्योंकि कांग्रेस ने समय बिताया उस 15 महीने का और अभी भी वही कर रहे हैं। इस पूरे चुनाव में मेरे मित्र ने अभी, क्योंकि चुनाव में तो ये बातें हम समझ ही रहे थे, पर अभी भी जब मेरे मित्र बैठे गद्दार, खरीद फरोख्त, खरीदार, बेचवाल, इतने में बिक गया, उतने में बिक गया। अरे भैया, एक पार्टी आपके समक्ष वो है जो माननीय मोदी जी के मूल मंत्र को लेकर जनता के बीच में है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। पर आप इन्हीं चीजों में लगे रह गए कि अरे मैंने तो बिल्कुल आपका झूठ भी मैंने निश्चित रूप से शांतिपूर्वक सुना, और आप वही अपेक्षा आपसे कर रहा हूँ, बड़े वरिष्ठ नेता हैं आप कांग्रेस के, तो यही मैं अपेक्षा आपसे करता हूँ। तो पूरे चुनाव में ये इसी बात को लेके करते गए। 15 महीने की उपलब्धियां, जब आशुतोष जी 2018 में
जब वक्त बदलाव की बात, मेरे मित्र कह रहे हैं कि सिंधिया जी को सम्मान दिया हमने, और उस वक्त भी सर्वे हुए थे 2018 में, जो सर्वे जनता के समक्ष आए थे। श्री शिवराज जी 50% जनता की पसंद थे, सिंधिया जी 35% पसंद थे, और 8-10% में कहीं कमलनाथ जी पसंदीदा माने जाते थे। चेहरा सिंधिया का दिखाया गया और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बनाया गया। उसके बाद भी उन्होंने उस चीज को स्वीकार किया। पर जब मध्य प्रदेश के किसान के हितों की बात करने की बात आई, मध्य प्रदेश के कन्यादान योजना आपने 27 से 51,000 किया, बहुत अच्छी बात है, हमने भी स्वागत किया था इस चीज का कि ये अच्छी घोषणा है और अच्छा काम है। पर उन युवाओं जोड़ों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ तो मिल गया, पर वो लाभ नहीं मिल पाया जो आपने 27 से 51,000 किया था। मध्य प्रदेश के युवा बड़ी उम्मीदों से, वक्त बदलाव की जब बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े सजबाग दिखाए गए थे कि युवाओं का हम 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, पर उस समय पे आपने एमटेक बीटेक के छात्रों से ढोल बजवाए और ढोर चराने पे आपने लगा दिया। आपकी योजनाएं आपकी वो थी। आप एक उद्योगपति मुख्यमंत्री थे, उद्योग से आपका बड़ा गहरा नाता रहा है, और कांग्रेस के नेता सब एक उनके अनुभवों का व्याख्यान करते हुए आते थे कि एक अनुभवी चीज। और मध्य प्रदेश के श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी कहा कि मत प्रतिशत हमें निश्चित रूप से ज्यादा मिला है, पर सीटों की गिनती, क्योंकि लोकतंत्र में सीट मान्य होती है, सीटों की गिनती आपके पास ज्यादा है, तो इस सरकार आप बनाइए। इन्होंने जोड़ तोड़ कर सरकार मध्य प्रदेश में बनाई। हमने स्पष्ट कर दिया पहले दिन से ही कि इस लूली लंगड़ी सरकार को हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे। पर यह सरकार बनते से ही इन्होंने अपना रूप दिखाना शुरू किया। ये खाली खजाने को लेकर रोते रहे। जब जनता के हितों की बात आनी चाहिए, शराब बिक्री जो 8 से 9,000 करोड़ रुपए राजस्व आता था आशुतोष जी, इन्होंने 13,000 करोड़ रुपए का टारगेट बना दिए। मध्य प्रदेश में गांजे की खेती कैसे हो उसको बढ़ावा देने की बातें करने लगे। ये आईफा आईटा की बातें करने लगे, जो चुनाव से पूर्व इनकी जो कर्ज माफी की बातें थी, कन्यादान की बातें थी, युवाओं को भत्ते देने की बातें थी, महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को 10-10 सिलाई मशीन देने की बात थी। इसके साथ ही साथ आपने सब्सिडी की बात की थी, पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी, दूध पर सब्सिडी। आपने गौशालाएं 27,000 गौशालाएं खोलने का वचन दिया था, पर आपने वो वचन कब आईफा में तब्दील हो गए, कब आईटा में तब्दील हो गए, कब रंगाई पुताई आपके लिए प्राथमिकता हो गई, कब आपके लिए विधान परिषद महत्वपूर्ण हो गया? मुझे लगता है कि आप सिर्फ उसके इर्द गिर्द घूमते रहे। अगर आपको जनता के हितों की अगर रक्षा करनी थी आशुतोष जी, तो एक भी जन कल्याणकारी योजना बंद नहीं करते ये लोग। और उसके बाद उन विधायकों पे ये लोग आरोप लगा रहे हैं। मैं उस पे आता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी की सत्ता के 15 महीने का उपयोग कर पाई, नहीं कर पाई। एक बड़ी खबर इस समय में सांवेर से मिल रही है। यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर के साथ बहस हुई है। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। यहाँ पर बूथ एजेंट बनाने का आरोप लगाया गया है। इनका आरोप है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का कि बूथ एजेंट जो है वो कांग्रेस पार्टी के शख्स को बना दिया गया है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पर बूथ एजेंट बनाने का आरोप लगाया गया है। ये बड़ी खबर इस समय सांवेर विधानसभा क्षेत्र से आ रही है। सांवेर में लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है। कुछ समय पहले हमने इंडेक्स कॉलेज की खबर देख दी, जहां पर प्रेमचंद गुड्डू जी की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई थी। अब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा मचाया सांवेर विधानसभा क्षेत्र से। ताजा अपडेट लेंगे हमारे संवाददाता राहुल शर्मा जी से। राहुल, क्या कुछ अपडेट है? सर, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इंडेक्स मेडिकल कॉलेज जो कि खुड़ैल में स्थित है, इस मेडिकल कॉलेज के अंदर 1600 नए छात्रों को मतदान के लिए उन्होंने यहाँ पर फॉर्म जमा किए थे। वो चूंकि वो सभी मतदाता हैं और उस मतदान केंद्र पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बूथ एजेंट बनकर बैठे हुए थे, जिसे लेकर के भाजपा की ओर से प्रत्याशी तुलसी सिलावट और प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा ने आपत्ति ली थी, जिसको लेकर के उनकी तहसीलदार से और साथ ही एसडीएम से जमकर बहस हुई है और उन्होंने इस मामले को चुनाव आयोग को देने की बात कही है। साथ ही यह भी कहा है कि इस मामले को हम राज्य चुनाव आयोग को सौंपेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। लगातार आप अपडेट देते रहिएगा। अब तमाम पहलुओं पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। तो सांवेर से खबर आपको हमने बताई, बूथ एजेंट बनाने के आरोप लगाए गए थे। सांवेर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष पर आरोप लगे थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस पर हंगामा मचाया और शिकायत की गई है।
में एक आपको अपडेट देते हैं, इससे पहले मैं चर्चा पे वापस लौटूं। ग्वालियर में मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। तीनों विधानसभा का 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत आपको बता देते हैं। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में 37.82% अब तक मतदान हो चुका है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र की हम बात करेंगे तो 35.23% मतदान ग्वालियर पूर्व में हो चुका है। और ग्वालियर जिले की ही तीसरी विधानसभा क्षेत्र डबरा, यहाँ पर 49.20% मतदान हो चुका है। डबरा जहां लगातार देश भर में विधानसभा सुर्खियों में है। कमलनाथ जी ने यहां पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार और पूर्व मंत्री, उन्हीं की सरकार में पूर्व मंत्री रही थी इमरती देवी, उन्हें आइटम कहा था, जिसके बाद से पूरे देश भर में इस विधानसभा क्षेत्र में सुर्खियां बटोरी। यहां पर अब तक 49.20% मतदान हो चुका है। जी हाँ, महत्वपूर्ण चर्चा जारी है। ओपी श्रीवास्तव जी से मैं सवाल लेना चाहूंगा, और मेरे साथ इस समय बहुत ही बेहतरीन कहा जा सकता है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी मौजूद है, दुर्गेश शर्मा जी, दुर्गेश केसवानी जी, और मैं इस अवसर का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करना चाहूँगा। ओपी श्रीवास्तव जी, मैं सवाल आपसे लेना चाहूँगा सबसे पहले, 15 महीने का जो कार्यकाल रहा कमलनाथ जी का, एक बड़े सीजन पॉलिटिशियन, और निश्चित तौर पर एक अगर राजनीतिक दृष्टि से अगर उनको देखा जाए तो हमारे देश के प्रमुख राजनेताओं में से एक रहे हैं, जिन्होंने कई कालखंडों में अपने भूमिका निभाई है। और जब वो मध्य प्रदेश में आते हैं, एक बड़े कद का नेता मध्य प्रदेश में आता है, तो क्या आपको लगता है कि जो प्रतिशत उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिलना चाहिए था वो मिल पाए क्या? जो प्रतिशत अभी दुर्गेश केसवानी जी बता रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर वो लोकप्रिय नहीं थे, तो क्या उन्होंने जबरदस्ती की, या जिस तरह की बातचीत आई थी कि साहब पैसा जो खर्च करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, ये पॉलिटिकल गलियारों में कार्यकर्ताओं लेवल पर कहा जाता था कि साहब खर्चा तो कमलनाथ जी ने किया है, सिंधिया जी तो खर्चा करते नहीं, लिहाजा अगर चुनाव जीते हैं तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या कमलनाथ जी का मुख्यमंत्री बनना एक लोकप्रिय डिसीजन नहीं था, और क्या इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा? और तीसरा इसमें सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि 15 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ जी वो छाप नहीं छोड़ पाए जिसकी पहचान उनकी इतने लंबे अरसे के राजनीतिक जीवन में रही थी? देखिए, लोकतंत्र में मुख्यमंत्री की भूमिका बहुत प्रमुख होती है। मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद उसके विपक्ष के विधायकों को ये वो रहती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कनेक्शन में रहें या हम लोगों की जन समस्याओं का निराकरण कर पाएँ। लेकिन ये कहते हुए मुझे दुख हो रहा, मेरी 1-2 कांग्रेस के विधायकों से चर्चा हुई थी उस टाइम पर, तो उनका ये कहता था यार कोई भी काम लेके जाओ, वहाँ खड़े रहो 3 घंटे के बाद जब वो बाहर निकले, उन्होंने नज़र डाली, नज़र डालते हुए हाँ देखेंगे क्या करना क्या नहीं करना, चले जाते थे। उनमें ज़्यादातर जो लोग होते थे वो ग्वालियर एरिया के थे। तो ग्वालियर उसी टाइम पे ये चल रहा था कि सिंधिया जी का आना जाने का वो जो पटाखा था वो चलने वाला था, लेकिन चल नहीं पाया था। और सिंधिया जी उनको, ये भी हो सकता है कि सिंधिया जी उनको भेजते हो कि जाओ तुम अपने काम कराओ, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो न पद है, न मैं अध्यक्ष हूँ, न मैं मुख्यमंत्री हूँ, वो ही करेंगे। वो वहाँ जाते थे तो वहाँ से ये जवाब आ जाता था। धीरे धीरे ये बात चलती रही। कांग्रेस अगर भाई साहब ये कह रहे हैं कि मैनेज नहीं जानती, मैनेजमेंट कांग्रेस जानती है, राजस्थान में अगर सरकार बची है तो कांग्रेस की समझ से बची है। अगर ये समझ मध्य प्रदेश में सिंधिया जी के साथ अपना ली जाएगी तो सिंधिया जी आज भी कांग्रेस में होते, और पार्टी जो सरकार कमलनाथ की थी वो कमलनाथ की रहती। ऐसी कोई कारण नहीं लग रहा था। कोई विशेषज्ञ मुझे ये नहीं कह सकता कि कमलनाथ जी की गलती से सरकार गिर गई। गलती तो जरा थी कि ओवर कॉन्फिडेंस से सरकार गिर गई कि हाँ अब नहीं जाएगी। अब जब देखा कि पहले 3-4 लोग इधर उधर गए, उसके बाद उन लोगों को जैसे तैसे बुला लिया, वो इधर सिंधिया जी का मामला गर्मा गया तो इन सबको बस में भर के भोपाल से बाहर कर दिया गया, मध्य प्रदेश से भी बाहर कर दिया गया। बाद में वो जब ही लौटे, और जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो आपको मंजूर करने में क्या तकलीफ थी? क्योंकि मंजूर कैसे कर लेते? आपका अध्यक्ष, आपका मुख्यमंत्री, आपकी सरकार, तीनों चीज़ें जब आपकी हैं तो आप इस्तीफा स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन मामला जब इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इस्तीफा स्वीकार नहीं करा, आखिर ये हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता ही समाप्त कर दी। अभी उनने तो ये नहीं कहा था कि हम पार्टी बदल रहे हैं, अभी वो ये चाह रहे थे कि कैसे न कैसे कमलनाथ जी हमको, हमारी बात को माने
और हम पार्टी में बेसिक पहले की तरह रह सकें, लेकिन नहीं हुआ ये। आखिर अंततः ये हुआ कि वो निष्कासित हुए और वो जो बनी बनाई सरकार जो 5 साल चलने चाहिए था, वो उससे पहले इतनी श्री रेवा खंडाए हो गई। जी जी। दुर्गेश शर्मा जी, मैं आपका प्रशंसा कर रहा हूँ, और मैंने जब आप स्टूडियो में आए थे तो मैंने आपके बालों के रंग को लेकर पूछा भी था कि सर आज आपके बाल के रंग सफ़ेद क्यों नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी सवाल बड़ा ही बिल्कुल सफ़ेदी लिए हुए है। क्या कांग्रेस पार्टी में जो बुजुर्ग नेता है वो स्पेस नहीं दे रहे हैं यंगस्टर्स को, और धीरे धीरे उनको अपना लग रहा है कि हमारा करियर खत्म होता जा रहा है? राजस्थान में जिस तरह से सचिन पायलट जी नाराज़ हुए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को यहाँ पे स्पेस नहीं मिला, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे तो कमलनाथ जी रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे तो कमलनाथ जी रहेंगे, अब विपक्ष में आप आ गए हैं तो नेता प्रतिपक्ष भी कमलनाथ जी हैं, तो स्पेस कहीं पर जो बुजुर्ग नेता हैं वो नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जो यंगस्टर हैं उनके जो है दम घुट रहा है, और धीरे धीरे जो यंगस्टर हैं वो भी बुजुर्ग होते जा रहे हैं। आपके संदर्भ में नहीं कह रहा मैं। नहीं, आपने मुझे बाल सफेद करके बुजुर्गों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। बाल सफेद तो आज के समय में मेडिकल डेफिशिएंसी के कारण हो जाते हैं। खैर, बुजुर्ग मानो या यंग मानो, पर यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सब मिल के काम करते हैं, और ऐसा नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ही यंग थे, बाकी सब उसमें बुजुर्ग। बहुत सारे ऐसे लोग थे, या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के संग के गोविंद सिंह जी हों, तुलसी सिलावट हों, या आज की युवा नेत्री इमरती देवी हों, सब मंत्री थे, बड़े बड़े मंत्रालय संभाल रहे थे। ये सिंधिया जी के साथ के थे। अब जैसा आदरणीय ओपी शर्मा जी ने, वो श्रीवास्तव जी ने बोला कि आदरणीय इस्तीफा देने के लिए एक भी विधायक नहीं आया था, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस्तीफा लेके आए थे। कोई बहुत सारी कानूनी दांव पेच होते हैं या समस्याएं होती हैं, कुछ व्यवधान होते हैं, उन सब बातों को देखा जाता है। जो व्यक्ति का इस्तीफा है वो था ही नहीं, कल को यदि एक्सेप्ट कर लो, वो कह दे आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया, हमने तो दिया ही नहीं, तो आप उसके ऊपर दूसरा जो फर्जी लेके आया उस आदमी के खिलाफ केस लगाते रहो। एक अलग अलग कानूनी दांव पेच चले जा सकते थे, इसलिए इस्तीफा एक्सेप्ट करने का सवाल ही नहीं उठता था। अब षड्यंत्र में हम ये नहीं कह सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से षड्यंत्र करके ही, तो चूंकि वो कहती कि हमको हमारा कोई लेना देना नहीं, तो फिर भैया इस्तीफा लेके क्यों आए। खैर, इन सब बातों का मतलब नहीं है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है, और अब जो होना है वो आज हो रहा है। और हमने क्या किया, जैसा कि केसवानी जी कहते हैं साहब इन्होंने यूं और त्यों विकास की योजना है। भैया केसवानी जी, हमने अभी इस चुनाव में एक ये पुस्तक जारी करी है। इस पुस्तक में टोटल मिला के 77 पेज हैं। 77 पेज में हमने ये ऊपर लिखा है, वचन पत्र 2018 का क्रियान्वयन, महत्वपूर्ण उपलब्धियां, निर्णय, नए वचन पत्र 2022। मतलब हमने ये बोला है कि हमने 2018 में जो वचन पत्र दिया था उसमें जो हमने काम किए हैं वो इस किताब में 77 पेज में है। तो ये हमने जनता के बीच में बांटा है धोखे से। ऐसा नहीं कि कहीं तक लिया, आपको भी नहीं मिली हो तो मैं दे दूंगा। वैसे मैंने सोशल मीडिया पे पूरी की पूरी PDF की फाइलें भेजी थी, आपके पास भी पहुंची होगी। उसके बाद हमने ये पाया कि 7 माह में, क्योंकि इस जो मैंने कहा ये मुद्दा चुनाव जो है ये लोकतंत्र को बचाने के लिए है, ये मुद्दों के लिए चुनाव नहीं है, क्योंकि मुद्दे चुनाव के 2018 में पहले तय हो चुके थे और हम उन मुद्दों को तय करके आए थे कि हम ये वचन निभाएंगे। वो हमने ये निभाए हैं, उसका हमने जवाब दे दिया। अब 7 माह की आपकी शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने जो मध्य प्रदेश में फिर बिगाड़ा, जो समस्याएं मध्य प्रदेश में फिर खड़ी करी, वो हम इस 8 पेज के 52 वादों के साथ में फिर लेके आए कि ये जो बिगाड़ 7 माह में कर दिया, जो भ्रष्टाचार 7 माह में कर दिया, उसको हम कैसे सुधारेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थितियों में जो दिक्कत आई है जनता के बीच में, उसको हम कैसे सुधारेंगे। एक हमने आपके ऊपर आरोप पत्र भी लगाया है, इसमें हमने 17 आरोप आप पे लगाए हैं कि आपने ये किया। जैसे आपको छोटी सी चीज बता दूं कि आपने 10 किलो गरीब को बांटने वाला आटे का पैकेट 8 किलो का निकला। मेरे हिसाब से सर ये इस समय प्रचार करने की बिल्कुल प्रचार नहीं है, ये प्रचार नहीं है, नहीं ये प्रचार नहीं है। श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं, ये प्रचार वो तो प्रचार कर चुके हैं, जनता उसके हिसाब से मतदान करेगी। ये जवाब है, ये प्रचार कैसे। अब आपने क्या किया क्या नहीं किया ये तो आप पहुंचा ही चुके होंगे। आशुतोष जी,
अभी जो है बीजेपी के मुझे लगता है कि ये चुनाव में तो कुछ कर नहीं पाए, चुनाव में तो कुछ बता नहीं पाए, और अब ये किताबें लेके घूम रहे हैं। मैं बता दूं एक दुर्गेश जी, मैं आपको बता दूं, नहीं मैं बता दूं आपको, मैं सवाल 973 वचनों में आप वचन पर नहीं कर पाए। ये दोनों में सवाल मेरा अलग है। मैं चूंकि आपकी बात हो गई, मैं एक मिनट बताऊं, ये मैं प्रचार के लिए नहीं बैठा, मैं ये बात क्लियर कह रहा हूं कि जो उन्होंने कहा कि आपने 977 में क्या किया, हमने कहा हमने ये जवाब दे दिया, और हमने आपसे सवाल किया कि क्या 15 वर्ष में शिवराज सिंह चौहान जी ने जो किया उसके जवाब जनता के बीच में लेके आए हैं, या ये पिछले 7 माह में आपने क्या किया उसका जवाब कोई दस्तावेजी प्रूफ में लेके आए? हम दस्तावेज दे रहे हैं, ठीक है, मतलब हमारी में ईमानदारी है। नहीं, एक सवाल, ठीक है दुर्गेश केसवानी जी, आप इनका जवाब भी दीजिएगा, मेरा एक सवाल भी ले लीजिएगा जी। जिस टाइम दुर्गेश केसवानी जी कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरी, काफी जो है मिठाइयां बटी थी, पटाखे फूटे थे, उस समय जितनी खुशी थी वो खुशी आज भी बरकरार है, या फिर जिस हद तक आप लोग को परिश्रम करना पड़ा, इसका आप लोग को अंदाजा था क्या कि इतना परिश्रम करना पड़ेगा इन सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए? देखिए आशुतोष जी, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है 24/7 वो तैयार रहता है, पर जो भेदभावपूर्ण रवैया कमलनाथ सरकार ने, जो माफिया के नाम पर भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना, चिन्हित करके परेशान करना, निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता ने वो मुठ्ठियां मींच के माननीय वी.डी. शर्मा जी के समक्ष यह संकल्प लिया था कि 28 की 28 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री का वरण कराना है। मेरे मित्र यहाँ पे प्रचार प्रसार की सामग्री लेके घूम रहे हैं, कुछ वचन बता रहे हैं, कुछ वचन पूरे किए उन्होंने, कुछ की बात कर रहे हैं कि करेंगे। जब इनको 15 महीने का कार्यकाल मिला था आशुतोष जी, तब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आईफा की चिंता की, आईटा की चिंता की। आपने चिंता ही ये की, आपने चिंता ही ये की लिखित, आप जब आप जो बता रहे हो, आपको वो बताने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको आज ये किताबें छपवाने का अगर आपने काम किया होता तो आप बिल्कुल नहीं दिखाते ये सब चीजें, आप जनता के बीच में जाते, पर जनता के बीच में आप आइटम जैसे शब्दों को लेके पहुंच गए, आधी आबादी को बदनाम करने का जो प्रयास किया गया, अरे आपने तो सिर्फ बेईमानी की मध्य प्रदेश में आपने सिर्फ बेईमानी की। 7 माह में आपने क्या किया? अरे हमने तो जो किया, हमने आपसे ज्यादा किसान सम्मान निधि के माध्यम से 100 करोड़ से ज्यादा हमने किसानों को, 27 करोड़ से ज्यादा हमने किसानों के खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर के माध्यम से किया। कोरोना काल में हमने कोरोना के लिए जो प्रवासी गए उनकी सबकी सेवा का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया, और आपने क्या किया? आप सिर्फ चैनलों पे बैठकर बात करते रहे, और आपने इनके सामने आप यहाँ आके बात करने लगे। आपने जनता के बीच में नहीं गए, जनता के बीच में जाते तो आपको पता पड़ता। आपने 15 महीने भी सरकार ट्विटर और फेसबुक पर बैठ के चलाई, और उसके बाद विपक्ष भी आपने ये किया। मैं आज उसी बात को दोहराना चाहूंगा आशुतोष जी, जो माननीय शिवराज जी ने कहा, अगर नेता प्रतिपक्ष तो कमलनाथ, अगर अध्यक्ष तो कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री तो कमलनाथ, युवाओं के नेता नकुलनाथ, और बाकी पूरी कांग्रेस अनाथ। अरे भैया, हमारे कोई भी नेता कोई भी हो, आपने कुछ नहीं कर पाए। काम तो निश्चित रूप से उसको लेके हम जनता के बीच में गए, पर आपने इन 15 महीनों की कोई भी बखान, कोई भी बात नहीं कर पाए जनता के बीच। 7 माह का जवाब बताओ जनता के लिए। ओपी श्रीवास्तव जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का संगठन टूटा है, उनके विधायक टूटे हैं, उनके काफी जो कार्यकर्ता भी टूटे। संगठन टूटता है तो उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सबसे पहले मुखिया पर जाती है, चूंकि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के तौर पर भी और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी विद्यमान थे, लिहाजा निश्चित तौर पर प्रश्न चिन्ह उन पर ही लगेगा। आपसे समझना चाहेंगे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कमलनाथ जी जिस तरह के आरोप यहाँ पर दुर्गेश जी लगा रहे हैं कि साहब उनसे जब विधायक मिलने जाते थे तो उनको समय नहीं दिया करते थे, या उनकी जो कनेक्टिविटी थी वो आम लोगों से और उनके कार्यकर्ताओं से इतनी थी नहीं कि वो एक बॉन्डिंग वहाँ पर क्रिएट कर पाते, उनके जुड़ाव वहाँ पर हो पाता। क्या आपको लगता है कि बड़ी वजह रही कि कहीं ना कहीं कमलनाथ जी जो है अपने संगठन को नहीं साध पाए? और दूसरा सवाल ये भी कि क्या अब वह बॉन्डिंग जब नहीं है तो चुनाव प्रचार के दौरान वो अपने कार्यकर्ताओं को और जनता के बीच में कैसे उन्होंने अपना एक कनेक्टिविटी को जो है प्राप्त कराया होगा? कैसे चुनाव प्रचार को कह सकते हैं कि वोट में कन्वर्ट होंगे वो लोग? अच्छा है आशुतोष जी, ऐसी कोई बहुत बड़ी कारण नहीं थी कि कांग्रेस की सरकार गिर जाए। कांग्रेस की सरकार गिराने का दोषी सिर्फ कांग्रेसी ही है, और उसमें सबसे बड़ा मैं समझता हूँ, मेरी जानकारी ये है
कि उसमें कमलनाथ जी ने थोड़ा कम इंटरेस्ट लिया कि सरकार बच जाए। सरकार बचाने के लिए क्या करना था ये सिखाना अपना काम तो है नहीं, ये तो उन्हीं को बचाना था और उन्हीं को स्टेप लेना था। जब लोग नाराज़ थे तो उनको कैसे मनाया जाए? कोई नाराज़गी एक दिन में प्रकट नहीं हुई थी, ये नाराज़गी धीरे 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 बनती बड़ा खिचड़ा बन गई। तब तक उनको समझ में आया कि यार क्या क्या, अब कह रहे हैं प्रेस से कह रहे हैं सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार बच जाएगी, सरकार हमारी है, वहाँ से हमारा फ़ोन पे कॉन्टेक्ट चल रहा है, इलाहाबाद से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, वहाँ से चल रहा है, लेकिन कॉन्टेक्ट वॉन्टेक्ट कुछ नहीं था। वो सरकार गिरा दी। अच्छी खासी बनी बनाई सरकार जो चल रही थी, उस सरकार को गिराने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी को दोषी मानता हूँ। रहा सवाल ये कि एक अकेले विधायक के नाराज होने से तो सरकार गिरती नहीं है। वो उस एक विधायक ने पूरा अपना इलाका कवर कर लिया और उस इलाके को कवर करने के लिए एक बड़े शीर्ष आदमी का उस पर हाथ आ गया। तो वो सोचा कि यार अब अपने को बाद में भी उपचुनाव होंगे तो टिकट तो मिलना ही है, अब वो जीते नहीं जीते वो बात एक अलग है, लेकिन अभी तो वो खड़े हो गए हैं, वो सरकार चुनाव लड़ ही रहे हैं और मतदान भी आप देखिए बहुत अच्छी पोजीशन में है। मेरे हिसाब से 60 के ऊपर निकल जाएगा। जी, मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल दुर्गेश जी, सीधे तौर पर ओपी श्रीवास्तव जी का कहना है कि सरकार बचाई जा सकती थी। कमलनाथ जी जिस कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दुर्गेश जी, सुनिएगा, क्योंकि लगातार कमलनाथ जी ने इंटरव्यू दिया, हालांकि स्वदेश न्यूज़ ने भी दरख्वास्त की थी लेकिन उन्होंने हमें इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप सामने बैठे हैं दुर्गेश जी, मैं आपके जरिए ये सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल ये है कि जो आत्मविश्वास कमलनाथ जी ने उस वक्त दिखाया जिसकी चर्चा ओपी श्रीवास्तव जी कर रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन सरकार धराशायी हो गई। आप ही की पार्टी के विधायक, और ये अपने आप में इतिहास में बड़ी घटना है कि मंत्री पद तक छोड़ दिया लोगों ने, मतलब ये बड़ी बात है, मंत्री पद तक छोड़ दिया। उसके बाद तो फिर सवाल मेरा ये है कि जो आत्मविश्वास अभी कमलनाथ जी दिखा रहे हैं वो कितना खोखला है और उसमें कितनी सच्चाई है, दोनों सवाल है कि जब उस वक्त का कॉन्फिडेंस उनका बिल्कुल पूरी तरह से फेल हुआ, सरकार गिर गई, तभी वो उसी आत्मविश्वास में दिखाई देते थे, आज भी वो आत्मविश्वास वैसा ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हकीकत कितनी रहेगी? उस समय अपने साथियों पर भरोसा था और आज उन पर भरोसा है जिन्होंने उन साथियों को बनाया था। मतलब फिर से हमारी उसी जनता पे भरोसा है जिस जनता ने उन व्यक्तियों को जो गद्दार निकल गए, उन व्यक्तियों को जिनका वजूद बनाया उस जनता ने, आज क्या जनता क्या कमलनाथ जी थोड़े विनम्र होकर उनको मना लेते, उम्र में छोटे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो क्या जनता के ऊपर ये बोझ पड़ता चुनाव का? जिस बोझ का आप लोग आरोप लगाते हैं सिंधिया जी और उनके समर्थकों पे, तो क्या ये पूरा ये कहीं ना कहीं दोष कमलनाथ जी पर नहीं जाता कि अगर वो मना लेते, अपनी पार्टी की लड़ाई थी, आपके घर की लड़ाई थी, अगर आपका घर टूटने से बच जाए तो जनता पे बोझ नहीं पड़ता? नहीं, मैं 1 मिनट बीच में डिस्टर्ब करूंगा। आप देखिए कि जब कांग्रेस की सरकार सदन में है, बीजेपी पक्ष में बैठा है और चुनाव होते हैं किसी न किसी पद के लिए, उसमें बीजेपी के विधायक ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया। जी, आप देख लीजिए नारायण त्रिपाठी जी, आप देख लीजिए, और दूसरे मंत्री हैं, ये लोग बिल्कुल तैयार हो चुके थे कि अब हमको बीजेपी में पहुंचना है। बिल्कुल ऐसी स्थिति में कि जब कांग्रेस और शक्तिशाली होने वाली थी, आपने अपने ही कालिदास बन के और उसी को काट डाला। दुर्गेश जी, आदरणीय, आपको जो लग रहा है वो आपकी दृष्टिकोण है, बाकी मैं आपकी दृष्टिकोण को न झुटलाऊंगा न समर्थन करूंगा। पर जो बात दुर्गेश केसवानी जी ने भी बोली थी कि साहब वो विधायक, और अभी आपने भी बोला कि साहब वो विधायक दोबारा लड़ रहे हैं, जीते हारे। आदरणीय, जब चुनाव होता है तो ये नहीं मालूम होता कि सरकार किसकी बनेगी। जब आम चुनाव थे तो उनको विधायकों के रूप में चुना था और विधायक चुन के उन्होंने ये तय किया था कि आपको विधायक बना रहे हैं, आपके बाद विधायकी आएगी। विधायकी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ नाम लिख जाए, बहुत सारी ताकतें विधायक के साथ में स्वतः ही कानून और संविधान देता है, उससे उनकी सेवा करनी थी। क्या आज विपक्ष में बैठे हुए लोग या उस समय जो विपक्ष में बैठे हुए विधायक थे वो जनता की सेवा के लिए कोई काम नहीं कर रहे थे? या आज जो विधायक हैं वो क्या जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते? उनके पास उतनी क्षमताएं होती हैं। पर यदि कोई व्यक्ति स्वार्थी हो जाए, सिर्फ स्वयं के लिए जीना सीख ले, तो उसके लिए कोई इलाज नहीं है। और ये स्वयं के लिए जीने वाले लोग हैं। इन्होंने स्वयं का देखा, अपने परिवार, अपने समाज, अपने लोगों के लिए, ना कि समाज के लिए, अपने लिए सोचा और उन्होंने बेच दिया अपने आप को।
और आज सरकार का चुनाव हो रहा है। अब ये कि साहब रोक क्यों नहीं पाए? अब यदि कोई बिकना ही चाह रहा है फिर बात कोई है कि कोई भी कह रहा हूँ, ये कोई बिकना ही चाह रहा प्रूफ है। नहीं बता पाएंगे, सिर्फ आरोप पर लगा लेंगे। आप तो आरोपों को सिद्ध करके बताइए ना। अरे सिद्ध कर दिया मैंने। आप कैसे आपको सिद्ध कर बता के बता दिया? देते हैं। कैसे सिद्ध कर दिया आपने? कोई तो प्रूफ लेके आइए, कहाँ पे कौन बिका। ये सिर्फ आरोप पर लगाने से कुछ नहीं होगा। प्रदेश की जनता समझदार है, वो समझती है कि ये सिर्फ आरोप लगा के गायब हो जाएंगे। केसवानी जी, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं सत्य बोल रहा हूं। सत्य बोलने में आरोप में बहुत फर्क होता है। और मैंने आपसे बोला कि आप मंत्री क्यों नहीं है आशुतोष। अरे आप मेरी चिंता नहीं करें, मैं जहाँ पे हूँ मैं संतुष्ट हूँ। मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। एक आम नागरिक भी भाजपा के राज में संतुष्ट है। आपने क्यों किया? आपने क्यों किया? आप तो मंत्री क्यों है? आप तो क्यों बताइए? आप तो ये बताइए कि आपने क्या किया? आपने क्या किया? आप अपना आरोप बचाने के लिए एक आरोप दूसरे पे लगा देते हैं। आप तो ये बताइए, आप बिजली नहीं दे पाए तो चमकादड़ों पे आरोप लगा देते हैं। अरे आप आरोप ही लगाने का काम करते रहोगे। आप जनता के हितों की जो बात करो, आप प्रचार कर रहे हो, प्रचार ही कर रहे हो। आप प्रचार के अलावा आप प्रचार में आरोप प्रत्यारोप करते रहे और यहाँ चैनल पे बैठ के प्रचार कर रहे हो। आदिवासियों के अरे जनता सब समझती है, सिर्फ आरोप लगाने। आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं सम्मान निधि के सम्मान निधि की सूची क्यों नहीं दी? सम्मान निधि की सूची क्यों नहीं दी? सम्मान निधि की सूची क्यों नहीं दी? आप तो सूचियां लेके घूम रहे थे, गाड़ियां जो अभी केंद्र सरकार ने जो किसानों के खाते में जाने थे वो अब जाके 100 करोड़ रुपए कल माननीय शिवराज जी ने दिए हैं उनको। तो ये सिर्फ आपका 4-4 रुपए दिए। आपने बीमा के ही पैसे नहीं जमा कराए, हमारी सरकार ने 2400 करोड़ रुपए जमा कराए। कमल पटेल जी के अब जाके उनके खातों में 3300 करोड़ रुपए आए। तो आप सिर्फ आप आईफा में लगे रहे। आपको आईफा की चिंता थी, आपको आईटा की चिंता थी, आपको विधान परिषद की चिंता थी, शराब की बिक्री कैसे मध्य प्रदेश में बढ़े इसकी चिंता थी। समय जितना आप लोगों ने मुझे दिया है, ओपी श्रीवास्तव जी का छोटा सा कमेंट में ले लेता हूं। रटे हुए तोते अपनी वही एक बात को ओपी श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ओपी श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी आज उपचुनाव हो जाएंगे। अब स्थिति ये है कि ये जानना है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जी, कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए कितने विधायकों का समर्थन इस वक्त जो जीत के आए उनका चाहिए? तो मेरी जानकारी के अनुसार शायद 18 हैं। 28 सर, 28 पूरे 28 चाहिए। टोटल 28 हैं। टोटल 28 विधानसभा की पूरी जीतनी है उन्हें। तब अगर जीतेंगे तब वो सरकार बनाएंगे जी। और बीजेपी को प्लान बी भी है उनका, वो प्लान बी दुर्गेश शर्मा जी जानते हैं। अगर एक भी इधर लेकिन अगर अंकगणित के हिसाब से देखें तो 28 की 28 चाहिए। वो बीजेपी को 8 चाहिए सर जी। तो इस स्थिति में मुझे ये लगता है कि बीजेपी अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो सकती है। हो जाएगी ये नहीं कह रहा हूँ मैं, हो सकती है। और सपा बासपा हो सकता है कि एक सीट ये भी ले लें। तो ये परिणाम ये रहना है। अब वो कुछ भी कह लें, वो अपन फिर अगले मंगलवार को देखेंगे। मंगल का दिन जी बिल्कुल सही है आशुतोष जी। उन्होंने कहा कि उनको 8 चाहिए तो शायद 8 उनको मिल जाए, या सापा बासपा आदरणीय जितनी सापा बासपा या निर्दलीय या आज भी कांग्रेस के प्रति अपनी एक सकारात्मक सोच के साथ खड़े हैं। वो तो सरकार है, तो सरकार में शिवराज सिंह चौहान उनको घेर के अपने साथ खड़ा दिखा देते हैं। स्थिति आने दीजिए, वो भी हमारे साथ है। मतलब बाकी बिल्कुल उसमें कोई दोहराव छुपाव या भ्रम नहीं है, वो स्पष्ट नीट एंड क्लीन मामला। बाकी जो बात आती है बार बार, देखिए आशुतोष जी, मतलब मध्य प्रदेश में हमारे कांग्रेस के साथी निश्चित रूप से वही मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। जहाँ सत्ता होती है लुढ़क जाते हैं। लुढ़क नहीं जाते, अभी वो सत्ता में किसी पद पे नहीं है। बिल्कुल पहले आपके साथ आशुतोष जी, अभी वो बीजेपी पहले आपके साथ में सत्ता में शामिल नहीं है। समर्थन दे रखा है। समर्थन में भी अभी कोई आप बता दीजिए कौन सा उसने समर्थन के लिए अभी दुर्गेश पटल पे जाके, विधानसभा के पटल पे जाके अपना। देखिए आशुतोष जी, मेरे कांग्रेस के मित्र निश्चित रूप से वही मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, जो कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया था कि 15 अगस्त को झंडा हम फहराएंगे, फिर विधानसभा का अध्यक्ष हम बनाएंगे, फिर 15 दिन में क्या देखेंगे। और निश्चित रूप से अभी भी वही सपने देख रहे हैं। मुझे लगता है हमें विश्वास मध्य प्रदेश की जनता पर है। वो जनता 28 की 28 सीटों पे हमें आशीर्वाद देने वाली है। अरे यही अहंकार रावण का खत्म हुआ था। कमलनाथ जी ने भी इसी अहंकार के वश जो माफी नहीं मांगी है प्रदेश की जनता से, देश की जनता से, वही अहंकार आप यहाँ पे दिखा रहे हैं। इस देश में, इस प्रदेश में अहंकार
अहंकार की कहीं कोई जगह नहीं है। अगर विश्वास नहीं हो तो रावण के उन जलते हुए पुतलों को देख लीजिए। आज तक उस अहंकार के रूप को जलाया जाता है और वो अहंकार निश्चित रूप से 10 तारीख को मंगल के दिन आपका टूटने वाला है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही गेस्ट का, आपने हमें भरपूर समय दिया, आपसे चर्चा करने का अवसर दिया और अपने विचार रखे। आप दुर्गेश शर्मा जी का, दुर्गेश केसवानी जी का, ओपी श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, लगातार स्वदेश न्यूज पर कवरेज लगातार जारी है। मतदान का प्रतिशत मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, मतदान का प्रतिशत कई जगह पर काफी बेहतर हो चुका है। हम बात करेंगे ब्यावरा की, ब्यावरा में 72.14% मतदान हो चुका है, 72.14% मतदान ब्यावरा में हो चुका है। ये 3:40 तक का हम आपको मतदान प्रतिशत बता रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश की हम अगर बात करें 28 विधानसभा सीटों की तो 56.72% अब तक मतदान हो चुका है। ब्यावरा में काफी बेहतर मतदान हुआ है। बदनावर में 72.36%, 72.36% बदनावर, जो कि दूसरी विधानसभा सीट है, वहां पर लगातार काफी तेजी से मतदान हो रहा है। मतलब कि आप देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग के बाहर की जो सीटें हैं, जब ब्यावरा की बात करें, जब बदनावर की बात करें, वहां पर बहुत तेजी से मतदान हुआ है। सुवासरा जो कि मंदसौर में, वहां पर 70.97 यानी कि लगभग 71% मतदान हो चुका है। सुवासरा जो कि मंदसौर जिले में है। तो ये जो टॉप 3 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो ग्वालियर चंबल संभाग से अलग हैं। ये वो विधानसभा क्षेत्र जो ग्वालियर चंबल संभाग में नहीं आते हैं, वहां बहुत तेजी से मतदान हो रहा है। लेकिन अगर हम ग्वालियर चंबल की हम बात करें तो यहां पर पोहरी में 65.01 मतदान हो चुका है, 65% पोहरी में सबसे ज्यादा भी हुआ है। बाकी सुवासरा सबसे पीछे चल रहा है, माफ कीजिएगा, सुमावली सबसे पीछे चल रहा है, मुरैना जिले की विधानसभा क्षेत्र है। 41.79 41.79% सुमावली विधानसभा क्षेत्र में मतदान हुआ है। मरवाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, वहां पर भी मतदान चल रहा है, 59 वहां पर मतदान हुआ है। मुंगावली में 61, नेपाल नगर में 62.97% जो है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, प्रतिशत मतदान है। पोरी में 65.0, ये जो तिशत लिखा हुआ है प्रतिशत है, बेसिकली ये गलत आपको दिखाई दे रहा है, प्रतिशत मतदान है। चलिए, तो ये लगातार आप मतदान प्रतिशत आप देख रहे हैं, लगातार हम आपको बता रहे हैं। अनूपपुर में 54.79% मतदान हो चुका है। अलग अलग जगह पे लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ा, लेकिन अच्छी बेहतर है कि कमोबेश 50% से ऊपर ये मतदान सभी जगह जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बेहतर हमें कहा जा सकता है वोटिंग परसेंटेज है। तमाम वोटिंग परसेंटेज के साथ और तमाम अपडेट्स के साथ हम लगातार हाजिर होते रहेंगे। स्वदेश न्यूज पर महा मतदान की महा कवरेज लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अब की बार किसकी सरकार, किसका होगा राज तिलक, कौन करेगा घात, कौन भीतर घात, जनता का क्या होगा फैसला। देखिए मध्य प्रदेश की सत्ता का संघर्ष, महा उपचुनाव आशुतोष के साथ स्वदेश।